Hello students, welcome to Prep IS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी. Today is 10th of November and we will be discussing The Hindu newspaper here. So ये The Hindu analysis हम शुरू करें उससे पहले Today's pinch of positivity. All you have is now. आपके पास जो कुछ भी है वो यही मोमेंट है, जो जिस प्रेजेंट में आप जी रहे हो वही सब कुछ है. सो गिव ऑल योर एफर्ट्स, पुट ऑल योर स्ट्रेंथ टूवर्ड्स योर गोल, टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन एंड यू विल बी सक्सेसफुल वेरी सून. तो अपना सब कुछ इस मोमेंट में लगाओ. प्रोकास्टिनेट नहीं करना है कि ये चीज़ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं होता. जो भी है अभी है, ठीक है. तो जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसे अभी के अभी ख़त्म कर दो. ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं. अच्छा एक चीज़ और कि आज हमारा वीडियो 8:30 पे पब्लिश नहीं हो पाएगा, ये 9:30 पे आएगा. ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो मैं रिकॉर्ड इसको 8:30 बजे ही कर रही हूँ. आई वॉज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द लाइव सेशन बट वही पावर कट, ठीक है. तो वाईफाई नहीं चलेगा तो कैसे लाइव हो पाएगा, इसीलिए प्लीज़ बियर विथ इट. तो GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे. GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में से हम देखेंगे NGOs एंड FCRA. तो NGO और FCRA जो लॉ है इसके बीच में क्या कनेक्शन है और ये क्यों न्यूज़ में था इसको देखेंगे. पद्मा अवार्ड्स के बारे में समझेंगे. इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे कॉट इन द क्रॉस फायर. तो यहाँ पे एक एडिटोरियल है जिसमें ये बात की गई है कि जो फिशरमैन है उनका और बायलैटरल रिलेशंस का, कंट्रीज़ के बीच के बायलैटरल रिलेशंस का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है उनका फिशरमैन पे. ओके इसके अलावा NSA मीट सेंट्रल एशियन काउंटर पार्ट्स. तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, वो अपने सेंट्रल एशियन काउंटर पार्ट से मिले हैं और इस बातचीत में क्या क्या सामने आया इसको देखेंगे. चाइना एक्सपोर्ट्स वॉरशिप्स, ये वॉरशिप्स है, ठीक है, टू पाकिस्तान. तो चाइना ने एक वॉरशिप है जो बहुत बड़ी वॉरशिप है उसको पाकिस्तान में एक्सपोर्ट किया है. तो इसके बारे में समझेंगे. GS3 में हम देखेंगे इकोनॉमी में से पावर डेफिसिट के बारे में, ऑयल प्राइस राइज के बारे में और सप्लाई चेन शिफ्टिंग के बारे में. देन साइंस एंड टेक में एक छोटा सा इशू है पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन के बारे में, इसको भी हम देखेंगे. एंड GS4 में मैं आज आपको एक एक्सरसाइज दूंगी जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है. अच्छा देखो ये तो वॉरशिप है, मैं एक बार करेक्शन कर देती हूँ, यहाँ पे ये वॉरशिप है. अच्छा ये पावर डेफिसिट कल का टॉपिक है. ऑयल प्राइस राइज एंड सप्लाई चेन शिफ्टिंग को देखेंगे हम. ओके आगे बात करते हैं. देखो आज का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाई इज MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क्ड टू मॉनिटर फॉरेन फंड्स फॉर NGOs आस्क सुप्रीम कोर्ट. तो देखो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये पूछा है कि NGOs जो हैं इनकी फॉरेन फंडिंग को लेकर आप क्यों यहाँ पे रेगुलेशन करते हो, आप क्यों इनकी फॉरेन फंडिंग को मॉनिटर करते हो. अगर करना भी है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करे. मिनिस्ट्री ऑफ होम का कहाँ से क्या लेना देना है, क्या NGOs आर अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, ये चीज़ बोली है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से. और ऐसा क्यों बोला गवर्नमेंट ने, ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने. तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन आई थी जो कि यहाँ पे पिटीशन जो थी ये थी रिगार्डिंग FCRA अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020. तो FCRA जो कि कौन सा लॉ है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है. इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2020 में और कुछ नई चीज़ें ऐड की गई थी जिसमें कि NGOs को ज़्यादा रेगुलेट और ज़्यादा मॉनिटर किया जा सकेगा, ठीक है. तो इसके खिलाफ एक पिटीशन आई थी कि इसको चैलेंज करते हुए एक पिटीशन आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये कहा है कि आप क्यों रेगुलेट या मॉनिटर करते हो NGOs के फॉरेन फंडिंग को, ठीक है. तो यहाँ पे NGOs के फॉरेन फंडिंग से रिगार्डिंग सारा इशू है, ठीक है. अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या कहा है ये भी हम देखेंगे. उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं. पहली चीज़ ये कि NGO क्या होता है. NGO इज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ना कि एक गवर्नमेंट का पार्ट होती है और ना ही कोई फॉर प्रॉफिट बिजनेस का पार्ट होती है. तो ना कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये, ना ही ये गवर्नमेंट का पार्ट है. ये जनरली सिविल सोसाइटी का पार्ट होती है. ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो हैं इसको सेटअप करते हैं और NGOs को कभी कभी गवर्नमेंट फंड करती है, कभी फाउंडेशंस जो हैं वो फंड करती हैं, कभी बिजनेसेस फंड करते हैं, कभी प्राइवेट पर्सनस भी फंड करते हैं, कभी फॉरेन से भी इनको फंडिंग मिलती है, ठीक है. तो NGOs कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती हैं. तो देखो NGOs की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा वेराइड डायमेंशन में आपको मिल सकती हैं. फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल, सोशल, एडवोकेसी, ह्यूमन राइट वर्क एक्सेट्रा. पर यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, ये सोशल और पॉलिटिकल चेंज के लिए भी काम कर सकती हैं. NGOs जो हैं एक क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं सोसाइटी में बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड दे work a lot towards creating awareness in the civil society, towards improving communities and towards promoting citizen participation.
ऑलराइट। तो एनजीओ क्या है? एनजीओ बेसिकली वो हर ऑर्गेनाइजेशन जो ना कि गवर्नमेंट का पार्ट है, ना ही कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, ये सिविल सोसाइटी का पार्ट है जिसको ऑर्डिनरी सिटीजन्स ने बनाया है, किसी सोशल वर्क, किसी एनवायरमेंटल वर्क, किसी पॉलिटिकल वर्क को ये प्रमोट करती है, ठीक है। बेसिकली इनका काम है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाना इन द गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे नर्मदा बचाओ आंदोलन आया था, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, ये जो सब है, ठीक है, ये सारे जो आंदोलन है ये क्या है? ये एनजीओज ही हैं, ठीक है। ये एनजीओज ही हैं। और ये एनजीओज किसके लिए काम कर रहे हैं? जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके लिए काम कर रहा है? एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए। जो बचपन बचाओ आंदोलन है डॉक्टर सत्यार्थी का, वो किसके लिए काम कर रहा है? चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। तो सोशल कॉज है उनका। इसी तरह से अलग अलग एनजीओज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात की है एनजीओज के फंडिंग की। तो एनजीओज को बहुत सारी जगह से फंडिंग मिलती है, कभी कभी उनको फॉरेन फंडिंग भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है? देखो क्या होता है ना, कुछ एनजीओज हैं, जैसे ग्रीन पीस करके एक एनजीओ है, ठीक है। इनके ऊपर काफ़ी, ग्रीन पीस एनजीओ जो है, ग्रीन पीस इंडिया, इनके ऊपर काफ़ी बार एलिगेशन लगे हैं। माइंड माई वर्ड्स, एलिगेशन लगे हैं, ठीक है। इनके ऊपर कई बार एलिगेशन ये लगे हैं कि इनको यहाँ से बाहर से फंडिंग मिलती है, फॉरेन फंडिंग मिलती है, और ये बेसिकली बोलते हैं कि हम एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, एनवायरमेंटल कॉज के लिए काम करते हैं। लेकिन क्योंकि इनको बाहर से फंड्स मिलते हैं, तो वो इन फंड्स को यूज़ करते हैं इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक तरह से हर्डल पैदा करने के लिए, और सिटीजन्स को भड़काने के लिए कि देखो ये प्रोजेक्ट तो एनवायरमेंट के अगेंस्ट है, इसीलिए इंडिया की एक तरह से डेवलपमेंट या ग्रोथ इससे रुकती है। तो ये चीज़ कहना है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कि हम यहाँ पे इनको इसीलिए रेगुलेट करते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि फॉरेन फंडिंग से कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए के अगेंस्ट और इंडिया के डेवलपमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं यूजिंग दैट फॉरेन फंड। समझ गए? तो देखो अब इसको रेगुलेट किया कैसे जाता है। तो यहाँ पे दो एक्ट्स हैं जिसके थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। एक तो है FCRA 2010 का एक्ट है, और एक है फेमा। तो FCRA है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2010। इसमें हाल ही में 2020 में अमेंडमेंट भी हुआ है। अमेंडमेंट क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, फॉरेन फंडिंग ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय FCRA। तो जितनी भी फॉरेन फंडिंग मिलती है एनजीओज को वो इसके अंतर्गत रेगुलेट होती है, और इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कीप दिस इन माइंड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है FCRA के पीछे। ओके, ये इंश्योर करती है कि जो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के रिसिपिएंट हैं वो जो जिस पर्पस के लिए वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन दिया गया है उस पर्पस तक स्टिक रहें, अधर्ड रहें, ठीक है। मतलब मान लो कि एनजीओ है कोई जिसने ये बोला कि हम एनवायरमेंटल कॉज के लिए यहाँ पे फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, और ये एनवायरमेंट कॉज को ना प्रमोट करते हुए किसी पॉलिटिकल कॉज को प्रमोट कर रहे हैं, किसी और कॉज को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। ये कहा गया है FCRA के अंतर्गत। और इसको मॉनिटर कौन करेगा कि ये उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है या नहीं? इसको मॉनिटर करेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एवरी 5 years। तो हर 5 साल में एनजीओज को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा इस एक्ट के अंतर्गत। समझ गए? तो FCRA का बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। एक और एक्ट है, इसको भी देख लो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। अब ये याद रखना, इसको कौन मॉनिटर करता था? इसको मॉनिटर करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको मॉनिटर करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इसको मॉनिटर कर रही है 2016 से, ठीक है। हम देखो इसमें क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है ये एम्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड्स एंड पेमेंट्स एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो फॉरेन एक्सचेंज जितना भी हो रहा है, जो भी एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का मेंटेनेंस हो रहा है, ये ऑर्डरली वे में हो, सही तरीके से हो, लीगल वेज में हो, लेजिटिमेट वेज में हो, ये इंश्योर करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये एनजीओज के ऊपर भी लगता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन अंडर फेमा इज कॉल्ड फी और सैलरी। तो जो भी फेमा के अंतर्गत मतलब फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है एनजीओ और फॉरेन कंट्री के बीच में, तो उसको हम फी या सैलरी कहते हैं। और FCRA के अंतर्गत अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, सपोज किसी फॉरेन कंट्री ने, फॉरेन पर्सन ने, फॉरेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एनजीओ को, इंडिया के किसी एनजीओ को यहाँ पे फंडिंग दी, तो वो FCRA के अंतर्गत आएगी और उसे यहाँ पे ग्रांट या कॉन्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे ग्रांट या कॉन्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। और फेमा के अंतर्गत अगर कोई पर्सन, कोई फॉरेन एंटिटी किसी एनजीओ के साथ कुछ ट्रांजैक्शन करती है तो उसको फीस या सैलरी कहा जाएगा। समझ गए? अब देखो
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है 2020 का, मेजर जो पिटीशन आई है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो इसी अमेंडमेंट को चैलेंज करती हुई आई है। तो देखो इसमें क्या मेजर प्रोविजन है ये देखो। तो यहाँ पे ये सीक करता है टू प्रोहिबिट पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन फंडिंग। तो देखो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है एक्स, देखो कई सारे IAS ऑफिसर्स आपने देखे होंगे जिन्होंने NGOs खोल के रखे हैं। तो सपोज कोई पर्सन है एक्स, ये खुद एक IAS ऑफिसर है या कोई पब्लिक सर्वेंट है, इनका कोई NGO है, ठीक है, वाई। अब ये जो वाई है ये या फिर एक्स, वो पर्सन खुद या फिर उनका NGO यहाँ पे फॉरेन फंडिंग रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे इट प्रपोजेस टू रिड्यूस द यूज ऑफ फॉरेन फंड्स टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बाय NGO फ्रॉम 50% टू 20%। यानी कि सपोज कि कोई पर्सन है ए, इनका एक NGO है BC, ठीक है, BCD, इनका एक NGO है BCD और इसको फॉरेन फंडिंग मिली है, ठीक है। तो ये बोलेगा, BCD बोलेगा कि हमको कुछ फॉरेन फंडिंग जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, आप लीजिए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजैक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकालने के लिए इस फंडिंग को यूज़ करो, लेकिन सिर्फ 20% इस फंडिंग को आप उसमें यूज़ कर सकते हो। पहले यही लिमिट 50% थी। ओके, इट सीक्स टू प्रोहिबिट एनी ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी एसोसिएशन। तो यहाँ पे कोई भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन किसी एसोसिएशन या किसी पर्सन को नहीं जाएगा, वो NGO के नाम पे जाएगा। ओके, इट प्रपोजेस टू मेक आधार कार्ड अ मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स for all the office bearers, directors and other functionaries of NGOs. So if you want to receive a foreign funding for your NGO, you must have the Aadhaar card, okay, and you must register your NGO through that Aadhaar card. तो आपको आधार कार्ड होना मैंडेटरी है अगर आप फॉरेन फंडिंग को रिसीव करना चाहते हो फॉर योर NGO। ओके, उसके बाद यहाँ पे इट सीक्स टू अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट टू होल्ड समरी इंक्वायरी टू डायरेक्ट बॉडीज विद FCRA अप्रूवल टू नॉट यूटिलाइज द अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मान लो कि कोई आप NGO हो BCD, ठीक है, आपको फॉरेन फंडिंग मिली, फॉर एग्जांपल आपको फॉरेन फंडिंग मिली एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है, कि एजुकेशन को आप यहाँ पे इंडिया में प्रमोट करो, इसके लिए आपको फॉरेन फंडिंग मिली थी, लेकिन आप इसमें यूज ही नहीं कर रहे हो इस फॉरेन फंडिंग को, तो भी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट FCRA के अप्रूवल के बाद आपके ऊपर यहाँ पे एक समरी इंक्वायरी बिठा सकती है। एंड टू लिमिट द यूज ऑफ फॉरेन फंडिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए फॉरेन फंडिंग को लिमिट किया गया है, इसके यूज को। इसके अलावा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को आप यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए आप इसको यूज तो कर सकते हो, लेकिन कहाँ तक, सिर्फ 20% तक। तो समझ गए, ये अमेंडमेंट एक्ट कह रहा है। अब फिर से आते हैं शुरू पे जो न्यूज है उसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों मॉनिटर कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि कई बार क्या होता है कि फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या फिर NGOs जो हैं, वो पब्लिक वेलफेयर के नाम पे बाहर से फंडिंग लेती हैं, फॉरेन फंडिंग लेती हैं और उसको इंडिया के ही अगेंस्ट यूज़ करती हैं। जैसे कि मैंने आपको ग्रीन पीस के ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं उनका मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही यहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और भी NGOs हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अकॉर्डिंग फॉरेन फंड जो एंटर करते हैं इंडिया में फॉर NGOs, वो यहाँ पे यूज़ होते हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए नेशनल पीस को और सिक्योरिटी को, ठीक है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये कह रही है, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन को यहाँ पे वॉच करना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो होम अफेयर्स काम करती है सिक्योरिटी के लिए, ओके और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो मेनली फाइनेंस के लिए करेगी, एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए करेगा, लेकिन होम अफेयर्स जो है वो सिक्योरिटी को यहाँ पे इंश्योर करती है, इसीलिए NGOs को इसमें डाला गया है, ठीक है, NGOs की मॉनिटरिंग को इसमें डाला गया है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस कॉज के लिए पैसा लेंगी उसी के लिए करना है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसिपिएंट्स जो है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करती है कि किसको यहाँ पे ये फॉरेन फंडिंग किसके नाम पे हो रही है और क्या उसके पास आधार कार्ड है, तो इसके थ्रू यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है। यहाँ पे एक तरह से मिडिल मैन को हटाने की कोशिश की गई है। मिडिल मैन यहाँ पे देखो क्या होता है कि सपोज ये एक NGO है, ऐसे फंडिंग की ज़रूरत है, तो ये इस मिडिलमैन के पास गई, मिडिलमैन ने बोला कि भाई हमको यहाँ पे मिडिलमैन को इन्होंने बोला कि हमको एक फंडिंग की ज़रूरत है अपने कॉज को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। मिडिलमैन ने यहाँ पे फॉरेन किसी कंट्री से, फॉरेन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात की, इन्होंने इनको फंडिंग दिलाई इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मिडिलमैन ने भी कुछ पैसे खाए और ये जो पैसे खाए इन्होंने वो इलेजिटिमेट है, क्योंकि आपने फॉरेन फंडिंग ली है, एक तरह से ब्लैक मनी की तरह ये यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के चीज़ों को कम करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे जो FCRA एक्ट है वो लाया गया है। इसमें क्या होगा कि सीधे NGO और फॉरेन कंट्री, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा, एंड दैट टू वेरी लीगल, वेरी लेजिटिमेट। ऑलराइट, समझ गए, ये पूरा इशू था। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट इशू की, तो देखो ये एक एडिटोरियल है आज का, कॉट द क्रॉस फायर। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, ये जो एडिटोरियल है ये, तो देखो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले से अगर आप इन न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो तो कुछ फिशरमैन की एक बोट थी, ठीक है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर्स के बीच में ट्रैवल कर रही थी इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी वाले रीजन में ये ट्रैवल कर रही थी ये बोट। तो इस बोट को यहाँ पे, इस बोट के ऊपर जो पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने इसको मार गिराया और इसमें एक फिशरमैन की जान चली गई और कुछ फिशरमैन को इन्होंने डिटेन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी बात ये कही गई है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ओवर फिशिंग राइट्स, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे फिशिंग राइट्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स पे फिशिंग राइट है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसी के लिए इन कॉन्ट्रावेंशन टू ऑल एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। तो इंडिया ने ये कहा है इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपने हमारे एक फिशरमैन को पहले तो मार दिया, उसके अलावा 6 को डिटेन कर दिया, तो हमने आपको प्रोवोक नहीं किया, आपने ये फायरिंग क्यों की? ऐसा तो नहीं कि वो आपकी टेरिटरी में आ गए थे तो आपने फायरिंग की हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है, इंडिया ने ये चीज़ कही है पाकिस्तान को कि जो आपने किया वो सभी तरह के कन्वेंशंस के अगेंस्ट है, सभी तरह की इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है। गुजरात की बात करें तो मेजरली ये जो इंसिडेंट्स हैं फिशरमैन वाले, ये होते हैं मेजरली गुजरात में, ठीक है, गुजरात वाले रीजन में ये होता है। और गुजरात में ये रिपोर्ट आई है कि लगभग 345 फिशरमैन जो हैं आज की डेट में पाकिस्तान के प्रिजन्स में जमा हुए हैं, ठीक है। इसी गुजरात के ही सिर्फ 345 यहाँ पे फिशरमैन हैं जो पाकिस्तान के प्रिजन्स में हैं आज की डेट में। इसके अलावा अदर इवेंट्स भी हुए हैं, सिर्फ इकलौता ये इवेंट नहीं है। 2020 में भी एक इवेंट हुआ था। 2020 में क्या हुआ था कि यहाँ पे 2 बोट्स जो थी इनको पाकिस्तानी फोर्सेज ने मार गिराया था, ठीक है, जिसमें से एक पर्सन इंजर हो गया था और बाकी सारे लोगों को इन्होंने डिटेन कर लिया था। 2019 में भी इन्होंने ऐसे ही किया था, पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने यहाँ पे एक इंडियन बोट को तो इन्होंने डुबा ही दिया, जिसमें से जो 6 लोग थे उनको रेस्क्यू कर दिया गया, एक पर्सन की यहाँ पे जान चली गई थी, ठीक है। तो ये बिना कुछ रीजन के, बिना किसी प्रोवोकेशन के यहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये इंडिया ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिशरमैन की क्या गलती, फिशरमैन तो यहाँ पे अपना लाइवलीहुड कमाने जा रहा है और वो फंस जा रहा है इन दोनों के बायलैटरल रिलेशंस के बीच में। तो बायलैटरल रिलेशन हमको पता है इंडिया और पाकिस्तान के कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, और उसके चक्कर में यहाँ पे जो मासूम फिशरमैन है, इनोसेंट हैं, ये इनको तो कुछ पता भी नहीं, कुछ लेना देना भी नहीं, वो फंस जाते हैं। कभी कभी इनको जान गंवा लेनी पड़ती है, कभी कभी वहाँ पे डिटेन हो जाते हैं। और आपने अगर मूवी देखी होगी सरबजीत, ठीक है, देखो मैं मूवीज़ का बहुत एग्जांपल देती हूँ बिकॉज आई एम अ गुड बॉलीवुड फैन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपको समझ आया होगा कि किस तरह के यहाँ पे इश्यूज़ होते हैं, बॉर्डर इश्यूज़ कैसे हैं, और वहाँ पे प्रिजन्स में किस तरह से डिटेन किया जाता है, ठीक है। हालांकि चलो उसमें तो थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं और वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स नहीं है कि ये एविडेंसेस नहीं है कि सच में ही भी ऐसा होता है, लेकिन यू कैन गेट एन आइडिया, ओके। तो यहाँ पे बायलैटरल रिलेशंस के चक्कर में फिशरमैन की बहुत नुकसान होता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक नेशनल फिश वर्कर फोरम, नेशनल फिश वर्कर फोरम जो है, उसके यहाँ पे उसके डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 600, लगभग 558, आप कह सकते हो 558 टू बी स्पेसिफिक, इंडियन फिशरमैन हैं जो पाकिस्तानी जेल में आज हैं, और कुछ 74 फिशरमैन हैं जो इंडियन जेल्स में आज हैं, ठीक है, इंडियन प्रिजन्स में आज हैं। और ये जो फोरम है ये बोलता है कि लगभग 1200 जो फिशिंग वेसल्स हैं इसको ये अभी पाकिस्तान की कस्टडी में है, इंडिया की 1200 फिशिंग वेसल्स, ठीक है। फैमिलीज़ की बात करें तो इनकी जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गुजर रही हैं, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज जो ओनली ब्रेड अर्नर्स होते थे वो यहाँ पे डिटेन हो चुके हैं या फिर उनकी डेथ हो चुकी है। देखो 2007 में एक जॉइंट जुडिशियल कमेटी बनाई थी इंडिया और पाकिस्तान ने मिल के, जिसमें ये क्या कहा गया कि हम एक जॉइंट जुडिशियल कमेटी बना रहे हैं, 4 हमारे रिटायर्ड जज बैठेंगे और ये देखेंगे कि जो भी सिविलियन प्रिजनर्स हैं एक दूसरी कंट्रीज़ में, उनको हम किस तरह से यहाँ पे एक्सचेंज कर पाएँ। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये चीज़ देखो, ये जो जुडिशियल कमेटी थी ये अच्छा काम कर रही थी 2013 तक, लेकिन उसके बाद ये डिफंक्शनल हो गई। 2018 में कोशिश की गई कि इनको वापस से फंक्शनल किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। Then, civilians along international borders often get caught in disputes between the countries. तो कई बार क्या होता है, कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स है और उसके चक्कर में सिविलियंस फंस जाते हैं, ठीक है। और इंडिया के लिए तो ऐसे हॉटस्पॉट्स बहुत सारे हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ हमने देखा जो फिशरमैन वाला इशू है, दूसरा आपको पता होगा श्रीलंका के साथ भी हमारे साथ ऐसा कई बार होता है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि फिशरमैन कई बार श्रीलंका के टेरिटरी में चले जाते हैं, कई बार श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं वो हमारी टेरिटरी में आ जाते हैं, तो ऐसे इश्यूज होते रहते हैं। इसके अलावा जबकि हमारे और श्रीलंका के बीच में
पाकिस्तान से तो अच्छे रिलेशन है, ठीक है, कॉर्डियल रिलेशन है, फिर भी ये इश्यूज होते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार जो है इनके साथ भी हमारी बॉर्डर शेयर होती हैं, और यहाँ पे कई बार देखा गया है कि जो यहाँ की कम्युनिटी है उनको यहाँ पे पे करना पड़ता है फॉर द डिवाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो कि कोई कम्युनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में, और उसके बांग्लादेश के उस साइड पे भी, मतलब इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी इस साइड पे कुछ फैमिली पर्सन्स या कुछ कम्युनिटी मेंबर्स, कुछ फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो इनको उनसे बॉन्ड, अपना जो रिश्ता है वो एक तरह से दूर करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, जो टेरिटरी के डिस्प्यूट्स हैं, जो माइग्रेंट्स के डिस्प्यूट्स हैं, उनको लेकर। वैसे ही म्यांमार के साथ भी है। तो हमको ये समझने की जरूरत है कुल मिला के कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ये कोई पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल इशू नहीं है, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का इशू नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। और ये समझने की ज़रूरत जो है वो इंडिया को भी है, और जो आसपास की कंट्रीज है, नेबरहुड है, उनको भी है। क्योंकि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि नॉर्मल सिविलियन अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए जा रहा है, और किसी दो कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस के कारण वो अपनी जान खो दे रहा है, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। या फिर उसको डिटेन कर लिया जा रहा है फॉर लाइफ, ये भी बहुत गलत चीज़ है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात की गई है कि हमें और हमारी आसपास की कंट्रीज को ये समझना चाहिए कि दिस इज़ एन ह्यूमैनिटेरियन इशू, और हमें इसको इस तरह की टेंशन्स को एस्केलेट होने से रोकना चाहिए। इन चीज़ों को हम बहुत ही शांति से सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, इसमें रिटेलिएशन की कहीं कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उनको। आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक इशू आया है, NSA डोवाल मीट्स तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान काउंटर पार्ट्स। तो देखो इनकी लोकेशन देखो, सबसे पहले तो ये है इंडिया, इंडिया के साइड में आता है पाकिस्तान, ऊपर आता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ही ऊपर आता है ये सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन। तो ये देखो यहाँ पे सबसे ऊपर है कजाकिस्तान, फिर है उज्बेकिस्तान, फिर है किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। तो अभी जो हमारे डोवाल जी हैं वो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के काउंटर पार्ट से, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनसे मिले हैं, और यहाँ पे मेजरली जो बात हुई है वो हुई है रिगार्डिंग अफगानिस्तान। तो देखो ये दोनों कंट्रीज अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, और इंडिया का भी कुछ पोर्शन जो है ये वाखन कॉरिडोर वाला, ये भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हालांकि ये जो रीजन है वाखन कॉरिडोर वाला वो काफ़ी डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के जो यहाँ पे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके साथ मेजरली बात हुई है अफगानिस्तान को लेकर, ठीक है। और कोशिश यही है कि यहाँ पे जो काबुल है वहाँ पे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आ सके। इन्होंने सभी ने बोला कि हम तालिबान को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करते, तालिबान के साथ हम अभी रिलेशन अपने बनाने की स्थिति में नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मोर देन द क्राइसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जिसके लिए हम सभी को आगे आना चाहिए, हमें ह्यूमैनिटेरियन एड देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया कि यहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू एक गवर्नमेंट आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हम सभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी कंट्रीज़ ने, इंडिया ने ये कहा कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि डी एस्केलेट कर सकें यहाँ पे टेंशन जो हैं उनको, एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल निभा सकें इस रीजन में। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने एक तरह से ये बोला कि जितने भी नेबर्स हैं उनको काम करना चाहिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रोल निभाने का, ना कि डिस्ट्रक्टिव रोल निभाने का। तो ये इशारा था पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है ज़बरदस्ती तालिबान को बढ़ावा दे रही है, और तालिबान को बढ़ावा देके ये पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि यहाँ पे इंडिया चाहता था कि अफगानिस्तान में वो ह्यूमैनिटेरियन एड भेज सके, मेडिसिन भेज सके, वीट के शिपमेंट भेज सके, क्योंकि अफगानिस्तान में फूड सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज हो रहे हैं। तो ये इंडिया को भेजना था थ्रू रोडवे, ठीक है। और आप इस मैप में भी देख सकते हो, अगर हमको अफगानिस्तान तक पहुंचना है तो हमको पाकिस्तान को क्रॉस करना ही पड़ेगा। देखो कहीं से भी आप जाओगे पाकिस्तान बीच में आएगा ही सही। और जो मैंने ये वाले रीजन की बात की ना जो डिस्प्यूटेड है, देखो ये तो डिस्प्यूटेड है, यहाँ से क्रॉस हो नहीं सकते, तो इसी रीजन से आपको क्रॉस होना पड़ेगा। और रोड से गुजरना है तो पाकिस्तान से गुजरना पड़ेगा, तो पाकिस्तान ने इसकी परमिशन नहीं दी। तो इन पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज किया गया कि भाई यहाँ पे तो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे थे अफगानिस्तान में, कोई तुम्हारे यहाँ हमला करने थोड़ी आ रहे थे, तो तुमने क्यों यहाँ पे रोड से जाने की परमिशन नहीं दी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स को यहाँ पे कंडेम किया गया है, ओके। और ये भी कहा गया कि तजाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया था, जो एंटी तालिबान फोर्सेस हैं उनको यहाँ पे तजाकिस्तान ने यहाँ पे अपना शरण दी थी, रेस्क्यू किया था, ओके। और यहाँ पे कुल मिला के कोऑपरेशन की बात की गई है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओके। तो ये पूरा इशू था, छोटा सा इशू था, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इशू है हमारा पोर्टेबल ऑक्सीजन कैंस के बारे में। तो देखो ये पिक्चर जो आपको दिख रहा है ये पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन का है। जैसे डिओडेरेंट्स आते हैं ना, वैसे ऑक्सीजन कैन आने लगे हैं। इसमें क्या होता है कि आप इसको थोड़ा सा स्प्रे करोगे, तो ये जो मास्क है इसको आप अपने फेस के पास लाइए, नोज के पास लाइए और स्प्रे करो, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन रिलीज होगा और आप यहाँ पे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन को। अब देखो इसकी जो डिमांड है ना वो बढ़ रही है। पहले क्या था, ड्यूरिंग कोविड
ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो थे इनकी डिमांड बढ़ रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बहुत बढ़ रही थी ड्यूरिंग कोविड। ओके, तो ये सिलेंडर्स की डिमांड किस तरह से बढ़ रही थी यहाँ पे, क्योंकि हम सभी को पता है कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी वो बहुत ही खतरनाक थी और उसने सीधा यहाँ पे लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक किया था, तो इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बहुत थी। लेकिन अब एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन कैंस की तरफ, ठीक है। और ऐसा क्यों, ये इसके बहुत सारे रीज़न है। एक तो कोविड का वापस से सर्ज हो रहा है, कोविड के केसेस वापस से आ रहे हैं। दूसरा ये कि जब से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है आफ्टर दिवाली, तब से भी ये जो ऑक्सीजन कैन की डिमांड है वो बढ़ गई है। ओके, और ये जो है 65% जो टोटल डिमांड है इंडिया में वो दिल्ली एनसीआर रीजन से ही आ रही है। अब इसके बारे में क्या कहा गया है, देखो जो इसके मेकर्स हैं, जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ये कहते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये कहते हैं कि जो ओल्डर पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, इनके लिए सेफ़ है, ठीक है। जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सेफ़ है, फिटनेस एंथुजियास्ट हैं उनके लिए भी ये सेफ़ है। इसके अलावा आप चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हो आफ्टर डॉक्टर्स कंसल्टेशन, ये चीज़ इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि इसको परफॉर्मेंस एनहांसर की तरह भी लोग यूज़ कर सकते हैं इन एथलेटिक्स, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो सारी चीज़ है ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो ऑक्सीजन कैन है ना ये नई चीज़ नहीं है, इसको जनरली स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी इसको हेल्थ केयर में अगर यूज़ किया जाएगा तो इसको लेकर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न दिखाया है और उन्होंने ये कहा है कि देखो ये चीज़ जो है ना, ये ऑक्सीजन कैन जो है किसी काम की नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे आपको एक फॉल्स वेलबींग का यहाँ पे नोशन होता है। मान लो अगर आपको सांस नहीं आ रही, आपको अगर कोई मेजर रेस्पिरेटरी डिसीज हुआ और आप इस कैन के थ्रू सांस ले पा रहे हो, तो आपको कुछ समय के लगेगा कि आप फॉल्स वेलबींग में हो, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, लेकिन एक्चुअल में आप उस जो डिसीज़ है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, इलनेस है, उसको आप एग्जैजरेट कर रहे हो, उसको आप एक्सरबेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको मेडिकल एड सीख करने से रोकता है। तो यहाँ पे आपकी जो डिजीज़ है, इलनेस है, वो और घातक हो सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। तो ये चीज़ कही है कि एक फॉल्स नोशन क्रिएट करती है वेलबींग का ये कैन, ठीक है। तो हमको इससे दूर रहना, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने कहा है। तो दोनों साइड से इश्यूज हैं। एक साइड पे तो देखो ये एयर पॉल्यूशन जैसी सिचुएशन हो गई, कोविड की सिचुएशन हो गई, जहाँ हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो कम लग रहा है, या फिर माउंटेनियरिंग हो गई, इन रीजन्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रॉपरली रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लिए या इलनेस के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। चाइना एक्सपोर्ट्स वॉरशिप टू पाकिस्तान। तो देखो यहाँ पे इशू क्या है, चाइना जो है वो पाकिस्तान में वॉरशिप्स को अपने वॉरशिप को एक्सपोर्ट कर रहा है और ये डिप्लॉय करवाना चाहता है पाकिस्तान के थ्रू इंडियन ओशन में। तो देखो ये जो पूरा इशू है ना, जैसे इंडिया ने अपना क्वाड बनाया है, ठीक है, और हम सभी को पता है कि इंडिया ने क्वाड क्यों बनाया है, चाइना को एक तरह से काउंटर करने के लिए। वैसे ही चाइना अब इंडिया को काउंटर करना चाह रहा है इंडियन ओशन में थ्रू पाकिस्तान। तो चाइना ने पाकिस्तान को एक वॉरशिप दी है जिसका नाम रखा है PNS तुगरील नाम रखा है इसका पाकिस्तान की नेवी ने। ओके, और इसका एक्चुअल नाम था टाइप 054 फ्रिगेट, ठीक है, ये इसका नाम था। तो ये नाम याद रखना, PNS तुगरील और टाइप 054 फ्रिगेट, ये चाइना ने पाकिस्तान को दिए इंडियन ओशन में डिप्लॉय करने के लिए। तो यहाँ पे कोऑपरेशन देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान और चाइना के बीच में मिलिट्री और कोऑपरेशन काफ़ी बढ़ रहा है, और यहाँ पे एक तरह से इंडिया को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है इंडियन ओशन में, ठीक है। तो इंडियन ओशन में जो है पाकिस्तान की नेवी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की, डिफेंस को बढ़ाने की, स्टेबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रहा है यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना। लेकिन हमको पता है कि क्यों यूज़ करने के लिए दिया है चाइना ने इसको, पाकिस्तान को, ये वॉरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को इंप्रूव करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है इसमें, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये क्या है, ये एक डॉक्ट्रिन है, ठीक है, जो इंडिया समझता है कि चाइना यूज़ कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। कैसे, ये है इंडिया, यहाँ आता है बांग्लादेश, म्यांमार, और ऊपर आता है यहाँ पे चाइना, ठीक है। तो यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आता है पाकिस्तान, ठीक है, फिर यहाँ पे आता है ईरान, फिर यहाँ पे आता है इस तरह से पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आता है ओमान, यमन, ये सब आता है, ठीक है। तो ये जो है इंडिया को चारों तरफ से घेरने की स्ट्रेटजी है चाइना की।
कैसे? देखो यहाँ पे बांग्लादेश में ये अपने बेसेस बना रही है, म्यांमार में बेसेस बना रहे हैं चाइना, पाकिस्तान में इन्होंने ग्वादर पोर्ट बनाया है, यहाँ पे भी इंडियन ओशन में भी कई सारी जगहों पे ये पोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। इसके अलावा इंडियन ओशन में ये मिलिट्री अपनी बढ़ा रहा है थ्रू पाकिस्तान, थ्रू श्रीलंका। अच्छा देखो श्रीलंका में भी यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स ये डेवलप कर रहा है, हम्बनटोटा वगैरह पोर्ट यहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो ये जो पूरी पॉलिसी है ना चाइना की कि हर तरफ से इंडिया का घेराव कर लो सो दैट इंडिया यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाए चाइना के अगेंस्ट, वो ये पॉलिसी को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट इशू है हमारा ऑयल राइजेस अगेन एज लिफ्टिंग ऑफ यूएस ट्रैवल कर्व्स बूस्ट डिमांड। तो कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ देखी थी कि ऑयल प्राइजेस जो हैं वो घट रहे हैं। वो क्यों घट रहे थे? क्योंकि इकोनॉमी अभी अभी रिवाइव नहीं हो रही थी और ये सारी चीज़ें थे। ठीक है, अभी देखा गया कि ऑयल प्राइजेस वापस बढ़ने लगे हैं और इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए थे पहले ट्रैवल के ऊपर वो हटा दिए हैं। ठीक है, अब जिसको भी वैक्सीन लगी हुई है वो यूएस जा सकता है, इसीलिए जो यूएस की तरफ ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है। और क्योंकि ये डिमांड बढ़ी है तो एविएशन सेक्टर भी बढ़ा है। ठीक है, फ्यूल की डिमांड बढ़ी है और इसीलिए यहाँ पे ऑयल प्राइजेस की डिमांड भी बढ़ी है, सॉरी ऑयल की डिमांड बढ़ी है और इसीलिए यहाँ पे प्राइजेस भी ऊपर गए हैं। पहला रीजन तो ये। दूसरा, यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर कर रही है। ओके, ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ पे रिकवर कर रही है। तीसरा, यहाँ पे चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो वापस बढ़ने लगे हैं, चाइनीज एक्सपोर्ट्स वापस बढ़ने लगे हैं, क्योंकि एक तरह से पहले चाइना के साथ दूरी बना ली थी सारी कंट्रीज ने, ये देख के कि कोविड का सर्ज यहाँ से हुआ है, ओरिजिन यहाँ से हुआ है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि चाइना के एक्सपोर्ट वापस से बढ़ने लगे हैं क्योंकि लोग अब नॉर्मलाइज होने लगे हैं। इसके अलावा यूएस ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल भी पास की है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल पास करने के कारण यहाँ पे ऑयल के प्राइजेस बढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि ऑयल की नीड बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, तो ये सारे इश्यूज के कारण यहाँ पे ऑयल प्राइजेस बढ़े हैं। आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। हमने कुछ दिन पहले ऑयल प्राइजेस को लेकर एक इशू डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको दो तरह के ऑयल्स के बारे में बताया था, एक था ब्रेंट और एक था वेस्ट टेक्सास वाला। उसके बीच में क्या डिफरेंस था ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम द कमेंट्स फ्रॉम यू, क्योंकि मुझे चेक करना है कि कितने लोग यहाँ पे सीरियसली देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, अच्छा आगे बात करते हैं। देखो ये है हमारा इंडियन ओशन, जिसमें हम बात कर रहे थे कि इंडियन ओशन में यहाँ पे चाइना जो है डिप्लॉय करना चाह रहा है अपनी एक वॉरशिप को वाया पाकिस्तान। तो यहाँ पे इंडियन ओशन देख लो एक बार, ये है इंडिया हमारा। ठीक है, और इंडिया के पास यहाँ आता है पाकिस्तान, यहाँ आता है चाइना। ठीक है, मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएट कर रहा है चाइना। ठीक है, अब देखो ये है इंडियन ओशन, यहाँ पे आता है ये सेशल्स, ये है मालदीव्स, ये है डियोगो गार्सिया, ये अजम्पशन आइलैंड जो है ये सेशल्स का ही पार्ट है, आगालेगा आइलैंड है यहाँ पे। ओके, और इसके अलावा मडगास्कर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो कौन कौन से आएंगे आइलैंड्स, ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो कौन कौन से आएंगे आइलैंड्स, ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बात करते हैं। देखो एक छोटा सा इशू है यहाँ पे, स्नार्ड सप्लाई चेन फोर्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सोडस फ्रॉम एशिया। तो देखो क्या हुआ है कि अभी छोटे से मैं सिंपल भाषा में समझा देती हूँ कि ये न्यूज़ क्या है। तो देखो क्या हुआ है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी, जो जिनका मार्केट यूएस में, इंडिया में, यूरोप में हुआ करता था, अब वो इंडस्ट्रीज जो पहले चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में, वियतनाम में, बांग्लादेश में आके बेस्ड थी, अब ये यहाँ से दूर जा रही हैं। अब ये एशिया से दूर जाके यूरोप के कंट्रीज में, यूएस के आसपास बसना चाह रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वियतनाम और चाइना जैसी कंट्रीज में, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में सर्ज देखने को मिला है कोविड का। ठीक है, और क्योंकि ये भुक्तभोगी हैं, ठीक है, ये इन्होंने देखा है कि जो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक पे दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। इनको लग रहा है कि अगर कोविड की थर्ड वेव आ गई तो हमें फिर से प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, जिसके कारण हमको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। इसीलिए ये इंडस्ट्रीज जो हैं अब चाइना और वियतनाम से निकल कर यूरोपियन कंट्रीज में जा रही हैं। सो इट इज़ अ गुड टाइम कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। ठीक है, और इंडिया को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक तो अपना जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो तो करनी ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करना है, लॉजिस्टिक्स को डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें तो करनी ही है। इसके अलावा कोविड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये भाग क्यों रहे हैं एशिया से, क्योंकि इनको डर है कि कोविड आ गया तो क्या करेंगे भाई। तो वही चीज़ यहाँ पे इंडिया में नहीं आएंगे ना इसके कारण। तो इंडिया में कोविड के केसेस जब तक कम रहेंगे तब तक इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया इस जो अपॉर्चुनिटी यहाँ से क्रिएट हो रही है उसको ग्रैब कर सके। समझ गए? तो ये पूरा इशू था, छोटा सा इशू है, ये आपको समझ आना चाहिए। एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ से भाग रही हैं वो मेजरली लेबर इंटेंसिव है। और आपको पता है कि एशिया में पॉपुलेशन कितनी है, एशिया में एम्प्लॉयमेंट की कितनी ज़रूरत है, एशिया में आप हर किसी को स्किल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की ही ज़रूरत है एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। और ये साउथ ईस्ट एशिया में जो ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ थी, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल बेस्ड, गारमेंट बेस्ड, ठीक है, जो लेदर बेस्ड
स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, फुटवेयर डेवलपिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ये सारी जो हैं ये कौन सी हैं, लेबर इंटेंसिव हैं। यही जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ से छोड़ के भाग रही हैं इन यूरोप एंड यूएस। समझ गए? तो ये छोटा सा इशू था, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, ठीक है। और नहीं पता तो अब जान जाओगे। अच्छा, एक आपके लिए मेरे पास एक एथिक्स डोज में एक एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल क्या ये सच में ही है, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्वेंट आप बनना चाहते हो, तो सिविल सर्वेंट होने के नाते कुछ क्वालिटीज आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि सेल्फलेसनेस हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑनेस्टी हो सकती है, उसके अलावा यहाँ पे ओपननेस हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी हो सकती है। ऐसी कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो सिविल सर्वेंट्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आप एक सिविल सर्वेंट एस्पायर हो रहे हो, बनना चाहते हो, एस्पायर कर रहे हो सिविल सर्वेंट बनने के लिए, आप में ऐसी कौन सी सिविल सर्वेंट्स वाली क्वालिटी है जो कि आपको आगे काम आ सकती है इन योर सर्विस पीरियड, ठीक है। तो आप मुझे ये भी चीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आज के लिए आपके पास 2 क्वेश्चन है। पहला तो आप मुझे बताओगे टेक्सास, वेस्ट टेक्सास और ब्रेंट ऑयल में क्या डिफरेंस है, और दूसरा आप मुझे बताओगे ये एथिक्स डोज वाला कि आपके पास ऐसी कौन सी सिविल सर्विस की फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं इन द फ्यूचर पीरियड। ओके, so that was all for today. Thank you for watching and have a very good day.